हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और बहुत करीब होंगे अपनी मंजिल को पाने की। ठीक है। ज़िंदगी में कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी मुसीबत आए, कुछ भी हो, भाग जाना बहुत आसान होता है। ठीक है। बहुत लोग होते हैं थोड़ी सी कठिनाई, थोड़ी सी मुसीबत में भी गिव अप कर देते हैं, कहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा। बहुत लोग होते हैं कितनी कठिनाई, कितनी मुसीबत आती है बट कहते हैं नहीं, वी विल डू एंड वी विल सक्सीड। हम करेंगे और ज़रूर जीतेंगे। तो जो कठिनाइयों से भागते हैं उनके लिए नहीं है ये, जो कठिनाइयों से लड़ते हैं उन लोगों के लिए है ये, कि कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। ज़िंदगी में हर पल कोई ना कोई इम्तहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता ज़िंदगी में कुछ, डरने वालों को नहीं मिलता ज़िंदगी में कुछ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो लड़ते रहिए, लड़ते एज इन डोंट फाइट विद समवन, बट हाँ, अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, एक अच्छा भविष्य पाने के लिए जूझते रहिए और इतनी मेहनत कीजिए कि आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिले। तो इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे ही करेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं एंड पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली अभी सितंबर में ही क्या हुआ है, जो कैबिनेट है ना झारखंड की, उसने अप्रूव की है पेंशन। किसके लिए? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। अब वो पूछ रहा है कि मंथली पेंशन कितनी प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, आप क्वेश्चन पढ़ते हुए ना बहुत चीज़ों की गलती बहुत बार कर जाते हैं। जैसे एक छोटी सी चीज़ होती है, कई बार मैं हमेशा बताती हूँ कि इनकरेक्ट और करेक्ट लिखा होता है, तो आप करेक्ट को इनकरेक्ट या ऐसे कुछ पढ़ जाता है, या कई बार इनकरेक्ट नहीं लिखा होता, नॉट करेक्ट लिखा होता है और नॉट पढ़ने में नहीं आता, तो वो चीज़ ध्यान से। प्लस दूसरी चीज़ एक ये भी होती है कि जब भी ऐसे हो कि मंथली, अब यहाँ मंथली पूछ रहा है, क्या पता आपसे एग्जाम में ईयरली पूछ ले। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा, तो ये चीज़ बहुत ध्यान से पढ़नी है। अभी ऑप्शंस कैसे क्रिएट करे गए हैं? मंथली के अकॉर्डिंग ये क्रिएट करे गए हैं। तो मंथली है ये 1000 रुपये, यानी कि जो बी आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बी। अच्छा, जो कैपिटल है हमारी झारखंड की वो क्या है? वो है हमारी रांची, और जो गवर्नर हैं वो हैं सीपी राधा कृष्णन जी। ठीक। अब बात करते हैं कैबिनेट ऑफ झारखंड, जो चीफ मिनिस्टर हमारे हेमंत शिरोन जी हैं, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अप्रूव किया है मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन। क्या किया है? मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। ट्रांसजेंडर जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनके लिए अंडर किसके? सोशल असिस्टेंस स्कीम के अंडर ये योजना लागू की गई है, जिसमें 1000 रुपये पर मंथ का उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। मतलब 1000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। किन लोगों को? ये भी इम्पोर्टेंट है, जो 18 साल के हैं या 18 साल से ज़्यादा के हैं, जिनके पास वोटर आईडी है। दोज हु हैव 18 ईयर ऑफ एज और अबव, और जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है, उनको ये वो लोग इस स्कीम के लिए क्या है? एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 18 साल या उससे अबव और वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, एंड यू शुड बी अ ट्रांसजेंडर। तो उनको 1000 रुपये मिलेंगे। ठीक। नेक्स्ट पे चलें। देखो नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द सेकेंड सिटी इन द स्टेट आफ्टर सूरत। सूरत गुजरात में है। ठीक है। तो पूछा है गुजरात में सूरत जो सिटी है वो फर्स्ट है। अब सेकंड पूछ रहा है, सेकंड कौन सी है जो इम्प्लीमेंट करती है इमिशन ट्रेडिंग स्कीम को? पहली सूरत है जो इमिशन ट्रेडिंग स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है। सेकंड सिटी पूछ रहा है कौन सी है, किस चीज़ के लिए? पार्टिकुलेट पॉल्यूशन, जो कण प्रदूषण होता है उसके लिए। तो ये है अहमदाबाद। अहमदाबाद सिटी जो है, अहमदाबाद शहर जो है, वो सूरत के बाद कण प्रदूषण के लिए जो इमिशन ट्रेडिंग स्कीम है उसको लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। कौन सा राज्य बन गया? दूसरा।
राज्य नहीं बना, स्टेट सिटी बनी है, सॉरी, ठीक है। तो कौन सा सिटी बनी है? दूसरी सिटी बनी है अहमदाबाद। पहली कौन सी थी? सूरत। गुजरात के जो फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं मुलू भाई बेरा, उन्होंने इनॉग्रेट किया पहला यूनिफॉर्म ऑक्शन फॉर अहमदाबाद इमिशन ट्रेडिंग स्कीम राइट मार्केट। इस लॉन्च के साथ अहमदाबाद जो है वो सेकंड सिटी, मैंने बताया अभी आपको, बन जाएगा। और पहला कौन सा था? सूरत था, टू इम्प्लीमेंट एन इमिशन ट्रेड स्कीम फॉर पार्टिकुलेट पॉल्यूशन, ठीक है। दिस विल हेल्प इन रेगुलेटिंग इंडस्ट्रियल इमिशन एंड इट विल रिड्यूस स्टेट पॉल्यूशन। बार बार है पार्टिकुलेट पॉल्यूशन, पॉल्यूशन पॉल्यूशन पॉल्यूशन, तो क्या करेगा? ठीक है, पॉल्यूशन ही तो रिड्यूस करेगा। जो स्कीम बनी है उसमें भी है इमिशन ट्रेडिंग स्कीम, ठीक है। तो इट विल हेल्प इन रेगुलेटिंग इंडस्ट्रियल जो इमिशन है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करेगा, और क्या रिड्यूस करेगा? स्टेट लेवल पे पॉल्यूशन को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। ईटीएस की अगर हम बात करें, दैट इज इमिशन ट्रेड स्कीम की, तो एक ये इनिशिएटिव है, मार्केट बेस्ड सिस्टम है बेसिकली। इट इज़ एन इनोवेटिव मार्केट बेस्ड सिस्टम है, इनिशिएटिव नहीं, इनोवेटिव मार्केट बेस्ड सिस्टम है जो जिसके पास पोटेंशियल है किस चीज़ की? टू ट्रांसफॉर्म ट्रेड ऑफ बिटवीन एनवायरमेंट क्वालिटी एंड ग्रोथ, इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी विद लो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस टू इंडस्ट्रीज, राइट। और ईटीएस जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा विद टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ प्रोफेसर फ्रॉम, अब देखो कहाँ कहाँ से प्रोफेसर्स की हेल्प ली गई है, एक बार वो देखते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ येल, यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक, अलोंग विद अब्दुल लतीफ जामिल, पॉवर्टी एक्शन लैब एंड एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट चिकागो, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से हेल्प लेके वी हैव इम्प्लीमेंटेड, और बहुत अच्छी बात है, एक्सपर्टीज़ होती है तो काम थोड़ा और बेहतर होता है, ठीक है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैज़ बीन डेवलप्ड बाय NCDEX ई मार्केट लिमिटेड के द्वारा ये जो प्लेटफॉर्म है वो क्या किया गया है? वो डेवलप किया गया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो, नेम द स्टेट दैट हैज़ रिसेंटली collaborated with UAE based तबरीद to develop Asia's largest district cooling system। अब ये जो तबरीद है ये क्या है? ये UAE based बेसिकली एक कूलिंग डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम को डेवलप करने वाली एक कंपनी है, काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है, इन चारों ऑप्शंस में से इन 5 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने अभी कोलैबोरेट किया है तबरीद यूएई बेस्ड कंपनी जो तबरीद है उसके साथ, ताकि वो एशिया का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम बना सके, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम बना सके। तो वो कौन सा स्टेट है? वो है तेलंगाना, ठीक है। अच्छा, तेलंगाना जो है उसने, तेलंगाना ने बेसिकली मतलब तेलंगाना की गवर्नमेंट ने राइट कोलैबोरेट किया है ताकि वो डेवलप कर सके एशिया लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम इन हैदराबाद तेलंगाना, राइट। इस कोलैबोरेशन में जो नेशनल सेंट्रल कूलिंग कंपनी है PJSC, वो ट्रेड कर दैट इज ट्रेडिंग ऑन दुबई फाइनेंस मार्केट, इट विल ओवर टाइम डेवलप 1.2 लाख 1.2 लाख रेफ्रिजरेशन टन्स बनाएंगे ऑफ डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्लांट्स एंड जो नेटवर्क्स होगा इट विल हैव अप टू 200 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन तेलंगाना। 200 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी बेसिकली USD 200 मिलियन USD की इन्वेस्टमेंट होगी तेलंगाना में। अच्छा, तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, ठीक है। इसके गवर्नर हैं तमिलासाई सुंदरराजन और के चंद्रशेखर राव जी जो हैं वो हैं इनके चीफ मिनिस्टर,
आई होप पता होगा, नहीं पता तो अब पता लग गया है ना। नेक्स्ट पे देखें, नेक्स्ट पे चलो। रिसेंटली प्रोजेक्ट नमन हैज बीन लॉन्च बाय इंडियन आर्मी। अच्छा, प्रोजेक्ट नमन पूछ रहा है कि किस चीज़ के लिए लॉन्च हुआ है। कह रहा है अभी प्रोजेक्ट नमन लॉन्च हुआ है और ये बताओ वो किस चीज़ के लिए लॉन्च हुआ है। पहले ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट नमन है क्या। ठीक है, प्रोजेक्ट नमन बेसिकली जो हमारे सोल्जर्स जो शहीद हुए हैं, ठीक है, या जो एक्स सर्विसमैन हैं जिन्होंने अपना जो सर्विसेज है वो पूरी निष्ठा से सर्व किया है हमारे नेशन को और अब वो रिटायर्ड है, उन लोगों के लिए या जो शहीद हुए उनकी फैमिलीज़ के लिए क्या किया गया है। बेसिकली फैसिलिटेशन सेंटर्स और ग्रीवियंस रिड्यूसल सेंटर्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अच्छा, सेंटर्स बनाए गए हैं तो कौन सा, कहाँ, क्या? तो पहला सेंटर जो बनाया गया है वो दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया, दिस इज दिल्ली कैंट जिसे हम बोलते हैं ना, वहाँ बनाया गया है। ठीक है, कहाँ बनाया गया है? दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया में, दिल्ली कैंट में। ठीक है, बाकी और सेंटर्स भी बनेंगे इसके सेकेंड वर्जन, मतलब जब सेकेंड उसका वो आएगा, सेकेंड फेज आएगा तब 13 और सेंटर्स बनेंगे। ठीक है, दैट विल बेसिकली बहुत सारे मिलिट्री स्टेशंस के अराउंड अक्रॉस द इंडिया 13 और सेंटर्स बनेंगे फेज 2 में। फिलहाल इंडियन आर्मी ने एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम मैंने अभी बताया प्रोजेक्ट नमन है, ताकि वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके किनको, एक सर्विसमैन को और फैमिलीज ऑफ मार्टर्स जो हमें शहीद हुए हमारे सोल्जर्स, उनकी फैमिलीज को। प्रोजेक्ट नमन बेसिकली जो कोलैबोरेशन है वो इंडियन आर्मी का है HDFC बैंक के साथ और CSEE गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड के साथ। ठीक है, प्रोजेक्ट जो है वो फोकस करेगा किनके वेलफेयर पे? आर्मी वेटरन एंड द नेक्स्ट ऑफ किन, पर्टिकुलरली जो फैमिलीज होती हैं, ठीक है, उन लोगों को बेसिकली उनकी कोई ग्रीवियांस हैं, कोई उनको परेशानी है जहां वो बता सके कि हमें ये दिक्कत है और ऐसे उस चीज़ को रिजॉल्व हो पाए, ताकि वो चीज़ एक बार आपको पता चल जाए कि क्या उनकी शिकायत है और उनकी फैमिलीज़ की या लोगों की, तो दैट कैन बी रीड्रेस, राइट। इट विल एस्टैब्लिश, ये मैंने बता ही दिया कि क्यों एस्टैब्लिश किया गया है। पहला सेंटर जैसे मैंने बताया दिल्ली कैंट में, ठीक है, एंड प्रोजेक्ट विल हाउस अ कॉमन सर्विस सेंटर विच शेल फैसिलिटेट्स वेटरन को भी देखेगा जो बहुत ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं दिग्गज या फिर बहुत अनुभवी जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको और उनके रिलेटिव्स को भी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ जॉइन हैंड्स विद ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। किसने हाथ मिलाए हैं किसके साथ? ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ताकि वो को होस्ट कर सके भारत ड्रोन शक्ति 2023। भारत ड्रोन शक्ति 2023 को होस्ट करने के लिए इनमें से किसने हाथ मिलाए हैं किसके साथ? ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ। तो ये जो हाथ मिलाया गया है वो इंडियन एयरफोर्स द्वारा मिलाया गया है। इंडियन एयरफोर्स क्या करेगा? ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके भारत ड्रोन जो है भारत ड्रोन शक्ति 2023 को होस्ट करेगा। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन हैंड विद ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया टू को होस्ट भारत ड्रोन शक्ति। ये इवेंट कब कहाँ होगा? 25 से 26 सितंबर हिंडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में होगा। ठीक है, 50 से ज़्यादा लाइव एरियल डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे और ये डेमोन्स्ट्रेशन में क्या क्या इंक्लूड है? देखो, डाइवर्स रेंज ऑफ ड्रोन एप्लीकेशंस होंगी। ठीक है, बहुत सारी ड्रोन एप्लीकेशन, सर्वे ड्रोन्स होंगे, एग्रीकल्चर ड्रोन होंगे, फायर सस्पेंशन ड्रोन्स होंगे, ठीक, टैक्टिकल सर्विलेंस ड्रोन होंगे, हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन्स होंगे, ड्रोन स्वैम्स होंगे और काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस जो भी होंगे दैट विल बी एडवाइज्ड, राइट। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पे चलें। देखो, नेक्स्ट मीटिंग जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्टर्स फॉर लॉ एंड जस्टिस
कब होगी, किस कंट्री में होगी, कब नहीं किस कंट्री में होगी, कब तो देखते हैं अभी कब होगी, पहले ये बताओ किस कंट्री में होगी। ये होगी कजाकिस्तान में। क्या आंसर होगा, ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। जो नेक्स्ट मीटिंग होगी 2024 में SCO मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस कहाँ होगी, इट विल हेल्ड इन कजाकिस्तान। ठीक है, अच्छा पहले संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है संघाई में, 2001 में यू कैन से 15 जून 2001 में फाउंड की गई थी चाइना में। कौन कौन थे बेसिकली जिन्होंने फाउंड किया था, लीडर्स थे चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, अब जो है करंटली जो है 8 मेंबर्स हैं, और ये 8 मेंबर्स कौन से हैं, ये 8 मेंबर्स हैं चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। जो पाकिस्तान और इंडिया हैं वो ऐड हुए हैं, ये 6 थे, अब 8 हो गए हैं। परमानेंट मेंबर जो बना था इंडिया और पाकिस्तान 2017 में बना था। कब बना था, 2017 में बना था। और जो इनका सेक्रेटरीट है वो बीजिंग चाइना में है। कहाँ पे है, बीजिंग चाइना में इनका सेक्रेटरीट है। राइट, जो 10th मीटिंग है जो हमने अभी बात की ऑफ द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, वो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कहाँ होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होगी, कजाकिस्तान में होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी, ये याद रखना। ठीक है, इस मीटिंग में बेसिकली इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड सपोर्ट टू SCO मेंबर्स कंट्रीज टू एनहेंस लीगल एंड जस्टिस कैपेबिलिटीज। इस मीटिंग में, ड्यूरिंग दिस मीटिंग, ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन होगी बाय मिनिस्टर ऑफ जस्टिस ऑफ जो SCO के मिनिस्टर्स मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ, किस चीज़ के लिए, सो दैट टू एम्फसाइज ऑन cooperation in the field of law and justice achieved in last 22 years among the members country। ठीक है, members countries जो हैं हमारी इसकी, उनके बीच में what law and justice have been achieved 22 सालों में, उसके बारे में एक kind of a बात होगी, agreement होगा। ठीक है, this has been decided to hold next meeting, ये हमने बता ही दिया कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया में नेक्स्ट मीटिंग 2024 में होगी। ठीक है, समझ में आया। स्टैटिक का क्वेश्चन बनना होगा। देखो क्या होता है क्वेश्चन, करंट ये होता है, करंट पार्ट की नेक्स्ट मीटिंग कब होगी। ठीक, स्टैटिक अगर बनाना चाहे तो स्टैटिक कहाँ से बना सकता है, स्टैटिक पूछ सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान कब मेंबर बने, ईयर पूछ लेगा 2017, या इनका SCO का जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पे है, बीजिंग चाइना में है, या फिर कितनी कंट्रीज हैं, 8 हैं, कौन सी हैं, ये सारी हैं। 5 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे स्टैटिक पार्ट बन सकता है। या फिर फाउंड कब हुआ, 2001 में 15 जून को। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो हम साथ के साथ कवर करते हैं। तो ऐसा मत सोचा करो कि अगर कोई चीज़ बताई जा रही है करंट से रिलेटेड नहीं है तो हम नहीं सुनेंगे या हम नहीं ध्यान देंगे। हर चीज़ पे ध्यान देना है। क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं और आ सकते हैं, तो हर चीज़ को ध्यान से देखो। राइट, कुछ नहीं समझ में आ रहा पूछो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज इंटरनेशनल ई-स्पोर्ट्स फेडरेशन मेंबरशिप कमेटी फॉर 3 years टर्म। देखो ये पहली बार हुआ है कि इंटरनेशनल ई-स्पोर्ट फेडरेशन में की जो मेंबरशिप कमेटी है उसमें कोई इलेक्ट हुआ है, बेसिकली कोई मेंबर बना है, और ये हैं लोकेश सूजी। ठीक है, कौन है, लोकेश सूजी हैं, इंडियन है, ये पहले इंडियन है जो इस कमेटी में, मेंबरशिप कमेटी है इसमें ये एक तरह से इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, अब आप इसको तो जानते होंगे। ठीक है, खेल, स्पोर्ट, खेल। ठीक है, अब यहाँ ई और आ गया, इसका क्या मतलब है, ई से जर्नली एक ही मतलब बनता है, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉनिक। इसका भी मतलब यही है, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट। अब ये इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स होते क्या हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स बेसिकली जो वीडियो गेम्स हो गए, ठीक है, या ऑनलाइन गेम्स हो गए, वो होते हैं ई स्पोर्ट्स। ठीक, अब
ये जो इंटरनेशनल फेडरेशन बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एम क्या है? ये जो ई स्पोर्ट्स होते हैं ना, जैसे वीडियो गेम्स हो गए या ऑनलाइन गेम्स हो गए, इनके लिए प्रोफेशनल्स ही होते हैं। बेसिकली जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो प्रोफेशनल ही होते हैं, और इन गेम्स को एक लीगल दर्जा देने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट जो फेडरेशन है वो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली साउथ कोरिया बेस्ड है, एंड इनका मिशन ही यही है कि ये रिकॉग्नाइज कर सकें स्पोर्ट्स को एज लेजिटिमेट स्पोर्ट, ठीक है, उसको भी मान्यता मिले, ऐसा ये लोग चाहते हैं, ठीक है। तो इनका यही मोटिव है, यही मोटो है। बात करें जर्नल बॉडी की, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन की, उन्होंने इलेक्ट किया है लोकेश सूजी जी को डायरेक्टर ऑफ ई स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड वीपी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ई स्पोर्ट फेडरेशन टू इट्स एस्टीम्ड मेंबरशिप कमिटी। कितने टाइम के लिए? 3 साल के टर्म के लिए। मैंने जैसा बताया ये फर्स्ट टाइम है जब कोई इंडियन बना है पार्ट मेंबरशिप कमेटी का। किसकी? इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन की। जहाँ तक मैंने अभी बताया ऊपर ही कि साउथ कोरिया बेस्ड है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी साउथ कोरिया में है, ठीक है, बुसान साउथ कोरिया में है, और वलाद मेरिनिस्कू जो है वो इसके प्रेसिडेंट हैं, ठीक। तो स्टैटिक इसमें से भी बन सकता है कि कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में, प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। किस लिए बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है, तो ऐसे कई सारी चीज़ें बन सकती हैं। ध्यान से सुनो, बस इतना ही करना है, ध्यान से सुनना है, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन कॉन्टिजेंट एट 19th एशियन गेम 2022 इज डैश कंपनी। ऑफिशियल स्पॉन्सर कंपनी कौन सी है, किसकी? 19th एशियन गेम्स 2022 की। ये है अमूल, ठीक है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर कंपनी है, ठीक है। देखो अमूल जो है वो ऑफिशियल स्पॉन्सर है किसकी? इंडियन कॉन्टिजेंट की, दैट इज इंडियन ग्रुप, इंडियन दल आप कह सकते हैं। किसमें? 19th एशियन गेम्स 2022 में, जो चाइना में होगा, ठीक है। अमूल विल यूज इंटीग्रेटेड लोगो ताकि वो इन इट्स कम्युनिकेशन टू सेलिब्रेट द एफर्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन के एफर्ट्स को सेलिब्रेट करने के लिए बेसिकली दे विल यूज इंटीग्रेटेड लोगो एज वेल। अब होंगजो 2022 एशियन गेम्स की बात कर लेते हैं। तो ये 19वां होंगजो एशियन गेम है 2022। इट विल फीचर कितने होंगे? 482 तो इवेंट्स होंगे, ठीक है, और कितने स्पोर्ट्स होंगे? 40 खेल होंगे जिसमें 482 इवेंट्स होंगे, और मल्टी स्पोर्ट इवेंट होगा, 4 साल में एक बार होता है, तो हर 4th ईयर पे होता है, ठीक है, हर 4th ईयर पे होता है एशिया में, ऑल ओवर एशिया, ठीक। नाम एशियन है तो ऑब्वियसली एशिया में ही होगा, ठीक। जहाँ तक बात करें एथलीट्स की तो 634 एथलीट्स पार्ट लेंगे। कितने? 634 एथलीट्स पार्ट लेंगे। 38 डिफरेंट स्पोर्ट्स से मिलाकर, 38 डिफरेंट स्पोर्ट्स को मिलाकर 634 एथलीट्स, 38 स्पोर्ट्स में से 634 एथलीट्स होंगे, और 65 एक तरह से ग्रुप या दल होंगे एथलीट्स के, राइट। तो ये था इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। रिसेंटली अभी इंडियन बैंक ने कोलैबोरेट किया है किस टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ, ताकि वो डिप्लॉय कर सके न्यू फ्रंट एंड बैंकिंग एप्लीकेशन। नई फ्रंट एंड बैंकिंग एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए इंडियन बैंक ने किस कंपनी के साथ बेसिकली कोलैबोरेट किया है, और ये किया है उन्होंने IBM के साथ। IBM का नाम आप सबने आई थिंक सुना होगा, ठीक है। IBM क्या है? IBM है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन। IBM के साथ कोलैबोरेट किया है इंडियन बैंक ने ताकि वो डिप्लॉय करें फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर टू एनहांस स्केलेबिलिटी एंड एजिलिटी, राइट।
कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट पैराडाइज का पार्ट है। ठीक है, पैराडाइज क्या है? पैराडाइज है परफॉर्मेंस ऑगमेंटेशन बाय रिसोर्स एग्रीगेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। क्या है? परफॉर्मेंस ऑगमेंटेशन बाय रिसोर्स एग्रीगेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। ये इनिशिएटिव है बेसिकली इंडियन बैंक का। इंडियन बैंक जो है IBM पावर एसी को यूज करेगा फॉर ऑल AIX एंड पॉइंट्स, ताकि वो बेटर सपोर्ट जो कंप्लायंस ऑडिट्स है उसमें बेटर सपोर्ट उसको मिल सके। ठीक है, तो किसने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? इंडियन बैंक ने किसके साथ? IBM के साथ कोलैबोरेट किया है, ताकि वो डिप्लॉय कर सके बेसिकली क्या? न्यू फ्रंट एंड्स। ठीक है, न्यू फ्रंट एंड बैंकिंग एप्लीकेशंस को, ताकि वो डिप्लॉय कर सके। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिया का पूछ रहा है। इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफॉर्मर स्टेशन हैज बीन अनवील्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। इनमें से ऐसी कौन सी प्लेस है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे भारत का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफॉर्मर का अनावरण किया है, पावर स्टेशन का अनावरण किया है? और ये है मलेश्वरम में। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये कर्नाटका में है। कहाँ पे है? कर्नाटका में है। ठीक, इसके बारे में देखें। बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन अलोंग विद बृहत बेंगलोर महानगरा पालिका ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफॉर्मर स्टेशन एट 15th क्रॉस रोड, मालेश्वरम, बेंगलुरु, कर्नाटका। ट्रांसफॉर्मर जो है उसमें 500 kVA ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर्स हैं, 8 वे सॉलिड स्टेट रिंग मेन यूनिट है, एक LT डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, 11 kV अंडरग्राउंड केबल्स है, LT अंडरग्राउंड केबल्स है, एक HP सबमर्सिबल वाटर पंप है, लाइटनिंग है, एयर वेंटिलेशन सिस्टम है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है, और बहुत सारे कंपोनेंट हैं। ठीक है, इसका जो बेसिकली इस सेटअप को करने के लिए जो पैसा लगा है वो वी कैन से 1.9 करोड़ के अराउंड की कॉस्ट गई है। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जर्नली पहला जो चीज़ होती है, जो चीज़ पहली डेवलप होती है या न्यूज़ में आती है, वो पूछी जाती है कि फलाना चीज़ का फलाना कौन सा है, तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर पूछ सकता है। ठीक, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर नहीं पूछ सकता, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर कब बना था ये भी स्टैटिक का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से भी पूछ सकता है। पहला अंडरग्राउंड जो पावर ट्रांसफॉर्मर स्टेशन है वो भी पूछ सकता है। करंट का अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है ये। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व किया जाता है कब? 8 सितंबर को। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन छिपे होते हैं। ठीक, आपको उस एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो नोट डाउन कर सकते हो आप वाइल वॉचिंग दिस सेशन वीडियो यू कैन से। और अगर आपको नोट डाउन नहीं भी करना तो यहाँ पे 2 बार भी देख लोगे, 1 बार भी देख लोगे, काफ़ी चीज़ समझ में आएगी। उसके बाद आपके पास PDF आपको मिल जाती हैं मंथली वीकली करंट अफेयर की, या फिर क्विज भी आप लगाते होगे वीकली करंट अफेयर का, तो वहाँ पे भी आप दोबारा चीज़ें पढ़ोगे, किसी न किसी फॉर्म में इस चीज़ को कवर किया गया होगा। ठीक है, दोबारा आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। बट पढ़ना सारी चीज़ें करंट अफेयर की जो PDFs हैं, क्विज हैं, सब में डिटेल में होता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना। और अभी देखते हैं, देखो अगर इंटरनेशनल लिटरेसी डे की बात पूछेगा तो हम बता देंगे जी 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, वो तो क्वेश्चन नहीं है फिलहाल। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसकी थीम क्या है। उसकी थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। ठीक है, प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। ये डे
पहली बार कब मनाया गया था? अब ये बताओ, ये डे पहली बार बनाया गया था 1967 में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अगर वो स्टैटिक पूछना चाहे इसमें से तो पूछ सकता है कि पहली बार कब मनाया गया था। 1967 में मनाया गया था। ठीक, इंटरनेशनल जो लिटरेसी डे है, जैसा मैंने अभी बताया, 8 सितंबर को मनाया गया। किस चीज़ के लिए मनाते हैं? सिंपल सी बात है, लिटरेसी डे है। लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए, साक्षरता को बढ़ावा देने की, कि लोग और पढ़ें और आगे बढ़ें और तरक्की करें। इंसान तरक्की करेगा तो उसके आसपास और भी लोगों को वो बोलेगा कि आप भी पढ़ो, और लोगों को एजुकेट करेगा। ठीक है, उसी हिसाब से फिर काफ़ी लोग, एक नेशन वाइड भी यू कैन से, एक स्टेट लिटरेसी रेट में अच्छा होगा तो उसकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी। उसी तरह एक नेशन अच्छा होगा, फिर वर्ल्ड अच्छा होगा। तो लिटरेसी को प्रमोट करना इज़ अ वेरी गुड थिंग, और इसी के लिए हम 8 सितंबर को लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे बनाते हैं। राइट, पहली बार जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया 1967 में मनाया गया था। और थीम जो प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटी, ये थीम है। ठीक है, अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। 2023 का जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे प्राइज़ है वो 6 आउटस्टैंडिंग प्रोग्राम्स को दिया गया है। कहाँ कहाँ से है वो प्रोग्राम? कुछ हैं बांग्लादेश के, डोमिनिकन रिपब्लिक का, फिनलैंड का, पाकिस्तान का, साउथ अफ्रीका का, युगांडा का। 6 प्राइजेस दिए गए हैं। कुछ प्रोग्राम्स में किसके तहत 2023 का जो इंटरनेशनल लिटरेसी प्राइज़ है वो दिया गया है 6 प्रोग्राम्स को। क्या करते हैं? अब ये करते हैं कि इन प्रोग्राम्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो, यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज़ जो साउथ कोरिया स्पॉन्सर करता है, उस कैटेगरी में देखते हैं 3 लोगों को ही मिले हैं। ठीक है, 2 कैटेगरी है, एक तो है यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज़ और दूसरी कैटेगरी है यूनेस्को कन्फ्यूशियस प्राइज़ फॉर लिटरेसी, और ये चाइना स्पॉन्सर करता है। ठीक है, दोनों ही कैटेगरीज में, दोनों ही लिटरेसी प्राइजेस में 3-3 को मिला है। लाइक एक में मिला है फिनलैंड, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका को, और दूसरे की बात करें तो दैट इज़ फ्रॉम बांग्लादेश, डोमिनिकन रिपब्लिक और युगांडा। 6 मैंने बताया था 6 प्रोग्राम्स हैं, तो दोनों को एक एक करके देखते हैं। देखो, ग्राफो गेम प्रोग्राम बाय ग्राफो गेम ऑर्गेनाइजेशन जो फिनलैंड की है, उसको मिला है क्या? किंग सुजॉन लिटरेसी प्राइज़। फिर पाकिस्तान की हिमालयन लिटरेसी नेटवर्क को, और अफ्रीका ई लाइब्रेरी प्रोजेक्ट जो स्नैपलीफाई के द्वारा, जो साउथ अफ्रीका में बेसिकली ये प्रोग्राम है, दैट इज़ अफ्रीका ई लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, इसको मिला है। क्या मिला है? यूनेस्को किंग सुजॉन लिटरेसी प्राइज़ मिला है। अब ये जो किंग सुजॉन लिटरेसी प्राइज़ है, ये बेसिकली इसमें क्या क्या होता है? इसमें एक मेडल होता है, एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है, और 20,000 USD डॉलर्स होते हैं। ठीक है, US डॉलर होते हैं, 20,000 मिलते हैं। अगर बात करें यूनेस्को कॉन्फ्यूशियस प्राइज़ की फॉर लिटरेसी जो चाइना स्पॉन्सर करता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फलाना प्राइज़ को कौन सी कंट्री स्पॉन्सर करती है, तो ध्यान से देखना। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखो। जो एम्पावरिंग रिमोट एंड क्लाइमेट वर्नेबल कम्युनिटीज़ विद डिजिटल लिटरेसी, ये प्रोग्राम है किसके द्वारा, किसका है? ये बांग्लादेश का है, बाय फ्रेंडशिप। ठीक, इसको भी यूनेस्को कन्फ्यूशियस प्राइज़ मिला है। माई वेरी ओन लाइब्रेरी कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ रीडिंग इन द होम्स ऑफ चिल्ड्रेन इन द डोमिनिकन रिपब्लिक, ये प्रोग्राम जो है डोमिनिकन रिपब्लिक एजुकेशन एंड मेंटोरिंग का है बेसिकली। तो ये किस देश से संबंधित है? जैसा आप जानते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक से है, नाम में ही आ रहा है। पीसफुल कम्युनिटीज़, ये प्रोग्राम है युगांडा नेशनल सेल्फ एडवोकेसी इनिशिएटिव का, तो ये युगांडा
बेसिकली कंट्री से रिलेटेड है। अच्छा, उसमें 20,000 मिलते थे, इसमें 30,000 यूएस डॉलर्स हैं। मेडल और डिप्लोमा तो है ही, ये चीज़ तो सेम ही है, ठीक है। उसमें 20 और इसमें 30। तो आज के करंट अफेयर यहीं तक थे। कल फिर से मिलेंगे कल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। सो थैंक यू फॉर टुडे।